सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में डी साइकोलॉजी, पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन करेंगे। पिछले कुछ वीडियो 4-5 वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, यदि आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी PYQ की, और जो डिटेल मटेरियल है जैसे CTET के लिए या डी साइकोलॉजी पेडागोजी के लिए, मेरी कोशिश रहेगी वे कक्षाएँ जो सारे सिलेबस को कवर करती हैं उनको जल्द से जल्द मैं शुरू करूं, ताकि जब अगले एग्ज़ाम आए तो उनसे पहले ही जो तैयारी है या सिलेबस है वो पूरा हो जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट पूछा इसमें रिगार्डिंग इनफॉर्मल एजुकेशन। पहली बात तो ये है, जो इनफॉर्मल या अनौपचारिक शिक्षा होती है वो समय, स्थान, मेथड या विधि से मुक्त होती है। उसमें कोई क्राइटेरिया या बंदिश नहीं होती है कि वो विद्यालय के दायरे में ही प्रदान की जाए, इस मेथड से ही दी जाए, इस स्थान पर दी जाए या इस टाइम पर दी जाए, ऐसा कोई बंदिश होती नहीं है। वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो कौन सा कथन इसके बारे में सही है? पहला है, इसका मुख्य लक्ष्य है मूल्य प्रणाली में दृढ़ता से निहित है। इट्स गोल इज ऑलवेज कंटेन्स टू बी फर्म इन द वैल्यू सिस्टम। बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड है, दूसरा, इसका डिग्री और डिप्लोमा के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई डिग्री या डिप्लोमा ही दिया जाए। इट हैज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद डिग्री और डिप्लोमा। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा है कि यह अनौपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा का अनुपूरक नहीं है। औपचारिक और गैर औपचारिक मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल का सप्लीमेंट या अनुपूरक नहीं है। ये तो है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। पहला ठीक है कि वैल्यू सिस्टम वाला। दूसरा, डिग्री और डिप्लोमा के साथ भी इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ये बात भी ठीक है। लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल के साथ या उसका अनुपूरक नहीं है, ये बात गलत है। ये तो बल्कि है। यदि ये नहीं वर्ण यहाँ पे नहीं होता तो ये कथन भी ठीक हो जाता। तो आपसे ठीक पूछा है, ये ठीक नहीं है क्योंकि नहीं वर्ण आया है यहाँ पे। तो आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल के लिए ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक अपंगता का एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण है जिसका पता हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एंड नॉन कोज ऑफ कोग्निटिव डिसेबिलिटी। पहला है, ट्रॉमा एंड शारीरिक एजेंट। ये है, ये ठीक है। गुणसूत्र असामान्यता जो क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी होती है वो भी ठीक है। मानसिक विकार, ये भी ठीक है। मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन, चय अपचय और पोषण वाला जो हिस्सा होता है या जो कारक होता है, ये भी ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कोग्निटिव डिसेबिलिटी में कौन सा ज्ञात कारण है, तो ये सारे ही हैं। आंसर हो जाएगा ए। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेता हूँ मैं। जैसे जैसे देखिए एज बढ़ती है तो उसके साथ जो मस्तिष्क की आपकी संरचना है और जो वर्क फंक्शन है या कार्य हैं उनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ लोगों में जो आयु संबंधी परिवर्तन है वो ज़्यादा होते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण जो कार्यात्मक अस्थिरता होती है वो क्रिएट हो जाती है, पैदा हो जाती है। यही आपसे पूछा था। तो ये सारे कारण जिम्मेदार हैं और ये ज्ञात भी है, मतलब पता भी है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या उचित प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं है पूछा है, ये ध्यान रखेंगे। विच इज़ नॉट करेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ हायर लेवल। प्रत्येक छात्र को उसके स्वयं के प्रस्तावित मूल्यों को अवलोकन तथा समझने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक बात है। हायर लेवल की जो एजुकेशन होती है वो हेल्प करती है इस चीज़ में। प्रत्येक छात्र को सभी चीज़ों के संबंध में स्वयं का अवलोकन करने तथा समझने में मदद करता है। ये भी ठीक बात है। प्रत्येक व्यक्ति के उसके अनुबंध प्रभाव के बारे में जागरूक होने में मदद करता है। यह भी सही कथन है। हेल्प्स एवरीवन टू बिकम अवेयर ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग इफेक्ट। ये भी ठीक है। प्रत्येक छात्र को शिक्षक जीवन के बारे में पूर्व कल्पित विचारों से ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। हेल्प स्टूडेंट टू गेट नॉलेज फ्रॉम
कंसीव्ड आइडिया अबाउट टीचर लाइफ, ये नहीं होगा, इस चीज़ से कोई संबंध नहीं है। शिक्षक जीवन का जो कथन आया है यहाँ से ये गलत हो जाएगा फिर। तो यही पूछा आपने आपसे कि कौन सा सही नहीं है, तो ये ठीक उत्तर हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है, बाकी तीनों ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा एक शिक्षक बच्चों में सोच कौशल को प्रोत्साहित कर सकता है, थिंकिंग स्किल को इंक्रीज कर सकता है, ऐसा कौन सा तरीका है? पहला है कई चिंतन कौशल की सशर्त प्रकृति को दिखाना, रिकॉग्नाइज द कंडीशनल नेचर ऑफ मैनी थिंकिंग स्किल, ये ठीक कथन है। सेकंड है छात्रों को प्रोत्साहित करें कि सोचते समय स्वयं से बात करें, ये भी ठीक कथन है और ये भी ठीक है। दिए गए पाठ के विषय के अंत्य और बाह्य संबंध पर स्थानांतरण को प्रोत्साहित करें, ट्रांसफर फ्रॉम रिलेशन विद इन और आउटसाइड द सब्जेक्ट ऑफ ए गिवन टेक्स्ट, इसे बाहर भी सोच सके और यूज कर सके, ये भी बिल्कुल ठीक कथन है। तो आंसर हो जाएगा डी, पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है? स्कूल में लड़कियों के प्रतिधारण में वृद्धि, इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, मतलब लड़कियां स्कूल आएँ और विद्यालय में अपनी शिक्षा लगातार जारी रखें, बीच में पढ़ाई ना छोड़ें, पहला कथन तो ये है। क्या इसमें समुदाय सहायता कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, जागरूकता भी फैला सकता है और समाज में जो रूढ़िवादी तरीके हैं उनके बारे में भी अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं समाज को कि लड़कियों का पढ़ना भी ज़रूरी है। दूसरा है शिक्षकों के मनोबल को बढ़ावा देना, ये भी ठीक बात है, शिक्षकों का समर्थन करना, टीचर को सपोर्ट करना इस मुद्दे के बारे में, बिल्कुल तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, बी वाला आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वाला है उसके अनुसार पहली कक्षा से पाँचवीं कक्षा के लिए एक साल में न्यूनतम कितने कार्य दिवस की आवश्यकता होती है? जो वर्किंग डे पूछ रहा है, आरटीई जो एक्ट था 2009 वाला उसके अकॉर्डिंग, तो पहली से जो पाँचवीं कक्षा का जो कार्य दिवस होते हैं वो न्यूनतम 200 होने ज़रूरी हैं इसके अकॉर्डिंग। और यदि ये तो पहली से पाँचवीं का हो गया, और यदि आठवीं कक्षा तक भी पूछे तो वो 220 दिन है। यहाँ पहली से पाँचवीं पूछा है तो जो आंसर है वो आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षार्थी के संबंध में एक कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर रिलेटेड टू टीचर्स फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग। यदि क्वेश्चन को देखें तो PYQ में इस क्वेश्चन का जो बेनिफिट है वो सबको मिलना चाहिए था, कारण मैं बताता हूँ, लेकिन इंग्लिश वर्जन क्योंकि मान्य होता है यहाँ मैं दोनों के बता देता हूँ। यहाँ इसने जो हिंदी में तो पूछा है शिक्षार्थी, मतलब जो लर्नर है या जो शिक्षा ले रहा है, और इंग्लिश में इसने टीचर बोल दिया, मतलब जो शिक्षक से रिलेटेड है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ज़्यादातर बच्चे से या लर्नर से रिलेटेड है, तो उसी हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। अटेंशन ठीक बात है, प्रेरणा इंस्पिरेशन ये भी ठीक है, टारगेट या लक्ष्य ये भी प्रभावित करता है, संचार या कम्युनिकेशन नहीं होगा, नोट ही पूछा है तो आंसर हो जाएगा ये। और जो फैक्टर हैं जो लर्नर या बच्चे से रिलेटेड है या सीखने वाले से रिलेटेड है, जैसे सीखने की इच्छा, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, मतलब मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, बुद्धि, लर्निंग प्रोसेस अधिगम प्रक्रिया, और अभिवृत्ति, ध्यान, लक्ष्य, ये सब शिक्षार्थी से रिलेटेड है। यदि इंग्लिश वर्जन की मैं बात करूं जो तो टीचर से रिलेटेड जो है, जैसे उसका सब्जेक्ट की नॉलेज यानी कि विषय का ज्ञान कितना उसको, उसका व्यवहार क्या है, बच्चों के साथ वो कितना इंटरेक्ट कर पा रहा है, मनोविज्ञान का यानी साइकोलॉजी का ज्ञान कितना उसको, टीचिंग मेथड को वो जानता है या नहीं जानता है, और जो हर एक बच्चा क्योंकि दूसरे बच्चे से जो है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, इस बात का उसको ज्ञान है या नहीं है, डिसिप्लिन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, और भी पाठ्यसागामी क्रियाएं हैं, इनको जानता है या नहीं, वो टीचर से रिलेटेड हो जाएंगे।
तो यहाँ शिक्षार्थी से रिलेटेड आंसर दिया मैंने, तो संचार या कम्युनिकेशन नहीं है, बाकी तीनों, तो डी आंसर हो जाएगा। इसके भी मैंने बता दिया, टीचर से रिलेटेड पूछे तो भी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो बुनियादी शिक्षा का उन्होंने मेथड दिए थे। पहला है, बच्चों को अधिगम को बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय करने में अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू बी फिजिकली एक्टिव, ठीक बात है, उन्होंने ऐसा बताया था। बच्चों को आधुनिक दुनिया के बारे में ज्ञान के अपने मॉडल बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए खुद से, ये भी ठीक बात है। बल्कि और थोड़ा डिटेल में बताऊं तो वो तो जो उनका टीचिंग मेथड है वो ये चाहते थे कि बच्चे हाथ के काम की जो कारीगरी है या जो वस्तुएं बनाते हैं वो सीखें, ताकि अपना पढ़ने लिखने का खर्चा भी वो साथ साथ निकाल सकें। तो आंसर दोनों ही ठीक हैं, तो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही। अगला है, कौन सा शब्द सकारात्मक मौखिक सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट, जो मुख के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं, पॉजिटिव शब्द पूछ रहा है जो उसको प्रोत्साहित कर सके सीखने के लिए। पहला है, जैसे आप कहें एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है, हाँ ये पॉजिटिव है। बेकार, पुअर, नहीं, ये नहीं है। और आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। और देख लेते हैं सही या करेक्ट, ऐसा उसको प्रोत्साहन देंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, जो सीखा है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उचित या फेयर, ये भी ठीक है, तो जो नेगेटिव है वही निकालना था आपने, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन छात्रों को उपलब्ध डाटा से परे जाने और उन्हें उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के साथ संश्लेषित करने की अनुमति देता है। जैसे पिछले क्वेश्चन की मैं बात करूं, विद्यार्थियों को जैसे कुछ सिखा रहे हैं आप, ऐसे ऐसे पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे, शाबाश, बहुत अच्छा, या एक्सीलेंट, तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और यदि ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे कि जो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, तो वो सीखने को भी उल्टे तरीके से ही प्रभावित करेगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इससे परे, जो डाटा उनको अवेलेबल है उससे परे सोचने की अनुमति देते हैं, और उनको अपने जो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं उनके साथ भी मिलाने की या संश्लेषित करने की अनुमति देता है। कॉन्वर्जेंट क्वेश्चन, उत्तेजक पर्सन, परिणाम पर्सन और काल्पनिक पर्सन, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिससे जो चीज़ें उसके सामने अवेलेबल हैं उससे परे, मतलब उससे उसी से बंधा ना रहे, उससे अलग भी कुछ सोच पाए और अपने व्यक्तित्व के साथ संश्लेषित कर पाए, तो काल्पनिक पर्सन बोला जाता है। जिसमें जो छात्र होता है, स्टूडेंट होता है, वो अपनी कल्पनाओं के आधार पर भी सोच सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या विकासशील व्यक्तियों पर भावनाओं का प्रभाव है। फीलिंग का इफेक्ट पूछ रहा है या उसके खास खास फीचर पूछ रहा है, विशेषताएं पूछ रहा है। इमोशन ब्रिंग जॉय इन एवरीडे लाइफ, बिल्कुल ठीक कथन है। रोज़मर्रा के जीवन के अनुभवों को आनंदित करती हैं भावनाएं। भावनाएं हमारे व्यवहार के परिणाम के रूप में भी कार्य करती हैं, ये भी ठीक कथन है। इमोशन एक्ट्स एज ए रिजल्ट ऑफ आवर बिहेवियर, भावनात्मक अभाव से व्यक्तित्व में खराबी आ जाती है, पर्सनैलिटी ब्रेकडाउन, ये भी ठीक कथन है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 सभी सही हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा 2 साल के बच्चे के लिए विकास का नियम है। एक 2 साल का बच्चा क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है। पहला है, बच्चा उछल कूद कर सकता है, बच्चा एक्टिव तरीके से चल सकता है, संगीत को जवाब दे सकता है। तीसरा है, बच्चा बिना मदद के चल फिर सकता है, कूद सकता है, दौड़ सकता है। और फोर्थ है, बच्चा चल नहीं सकता है बल्कि रेंग भी सकता है। तो 2 साल का एक बच्चा जो है, यदि व्यक्तित्व के उसके शारीरिक विकास के बारे में आपने जानकारी प्राप्त करी हो, तो आंसर हो जाएगा ये कि 2 साल के बच्चे के विकास का नियम एक ये भी है कि वो बिना मदद के चल सकता है, कूद सकता है, दौड़ सकता है, बिना किसी वयस्क या बड़े की हेल्प के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता
यह दिव्यांगता बच्चों को उनकी शिक्षा की प्रक्रिया में खतरा पैदा कर सकती है। पहला है शारीरिक विचलन, हाँ ये भी खतरा पैदा कर सकती है, मतलब सीखने को प्रभावित करेगा। संवेदी कमियाँ, सेंसरी जो डेफिशिएंसी है ये भी ठीक है। भाषा और संचार के साथ समस्या हो तो ये भी ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। ये सभी कारण जो हैं वो सीखने की उसकी प्रक्रिया को बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी व्यक्तित्व की अवधारणा के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है। पहला है, व्यक्ति जिस तरह से बात करता है, ये तो अंदाज़ा लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जिस तरह से कार्य करता है, वर्क कैसे करता है, इससे भी पता चलता है उसके व्यक्तित्व का। व्यक्ति किस तरह से डिसीजन लेता है, इससे भी पता चलता है। व्यक्ति किस तरह से चलता है, इससे आप व्यक्तित्व की अवधारणा नहीं बना सकते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है, ये ठीक उत्तर है। यहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछा था, तीनों ही ठीक थे ये, तो नहीं पूछा तो ये नहीं है कि किस तरह से चलता है, उससे आप ये अवधारणा नहीं बना सकते हैं पर्सनैलिटी के बारे में। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, एजुकेशन का क्या रोल होता है। यह विद्यार्थियों को शिक्षण कौशल प्रदान करता है, उन्हें जीवन में कार्य करने के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तैयार करती है एजुकेशन, बिल्कुल ठीक बात है। उच्च शिक्षा एक स्वस्थ समाज को बनाए रखने में मदद करती है, जो शिक्षित, स्वास्थ्य देखभाल, उपभोक्ताओं तथा पेशेवरों को भी तैयार करती है, ये भी बिल्कुल ठीक कथन है, तो आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही कथन सही हैं, रोल ऑफ एजुकेशन है ये। नेक्स्ट है, भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, सही है पूछा इस बार। पहला है, यह न तो सभी जीवों के लिए खुली थी और न ही इसमें कोई समानता है, गलत कथन है। यह चरित्र में कुलीन थी लेकिन धार्मिक उद्देश्य से समर्थित थी, नहीं अकेले धार्मिक उद्देश्य से समर्थित नहीं थी, ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1835 के संकल्प में जो रिजोल्यूशन लाया गया था 1835 का, उसमें कौन कौन सी बातें रखी गई थी, क्या क्या डिक्लेयर किया गया था। पहला तो पूछ रहा है, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नहीं ऐसा कोई प्रावधान उसने नहीं किया था उसमें। दूसरा है, फारसी को दरबारी भाषा के रूप में समाप्त कर दिया गया था, ये कथन ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। कौन सा सही है, मुगलों की जो राज दरबार की भाषा थी फारसी, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था, ये वही रिजोल्यूशन है लॉर्ड मैकाले ने जहाँ अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी, ध्यान हो आपको, फिल्ट्रेशन थ्योरी और अंग्रेजी माध्यम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानने की आवश्यकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी नोन। प्रस्ताव सत्य होना चाहिए, व्यक्ति को प्रस्ताव पर विश्वास करना चाहिए। देखिए क्या उसको जानने की आवश्यकता, किसी भी प्रस्ताव की सत्यता और उसकी प्राथमिकता का ज्ञान होना चाहिए, और उसके पश्चात व्यक्ति को उस प्रस्ताव पर विश्वास भी करना चाहिए, तो दोनों ही कथन सही हैं, आंसर हो जाएगा ए। जब भी कोई चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, तो जो आपको बातें बताई जाएँ, एक तो प्रस्ताव जो भी रखा जाए, जो भी कथन है या जो बातें हैं वो सच होनी चाहिए, और व्यक्ति को उस पर फिर विश्वास भी करना चाहिए, तभी सीख पाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वो आंतरिक कारक नहीं है जो बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, नहीं पूछा है। पहला है सोशल नेचर, ये तो प्रभावित करता है। आनुवांशिक कारक, ये भी प्रभावित करता है। तकनीकी कारक, ये नहीं आएगा, तो नहीं पूछा है, तो आंसर हो जाएगा सी, यही। बुद्धिमत्ता प्रभावित करती है, और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आनुवांशिकता, बुद्धिमत्ता, सामाजिक स्वभाव, भौगोलिक प्रभाव भी, पारिवारिक प्रभाव, सीखना, ये सब प्रभावित करते हैं। आपसे नहीं पूछा तकनीकी कारक, नहीं, ये आंसर हो जाएगा फिर आपका, क्योंकि उसने नहीं के बारे में ही पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे को गतिविधि जारी करने के लिए प्रेरित करता है, कोई भी एक्टिविटी वो सीखता है वो क्यों कंटिन्यू रखे, ऐसे कौन से कारक जो उसको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं
पहला है बच्चों को दी गई गतिविधि की कठिनता, डिफिकल्टी गिवन टू द चाइल्ड। नहीं, नेगेटिव कथन है। मुश्किल आएगी तो पहले ही छोड़ के बैठ जाएगा एक्टिविटी को। पेनफुल एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं। सफलता का अनुभव, ये ठीक है। सफलता का अनुभव, सक्सेस का एक्सपीरियंस होता रहेगा तो उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और वो एक्टिविटी जारी भी रखेगा, मोटिवेट भी होगा। शिक्षक द्वारा नकारात्मक अशाब्दिक सुदृढ़ीकरण, नहीं, नेगेटिव तो है ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो गया सी, सफलता का अनुभव, ये वाला ठीक हो जाएगा। तो ये भी इस क्वेश्चन थे। इसके बाद अगले किसी वीडियो में आऊँगा मैं। PYQ की मेरी कोशिश है जितना समय लगे वो मैं कंटिन्यू रखता रहूँ। एक फ़ायदा PYQ का ये होता है, कई बार क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। तो यदि आपने पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, देख रखे हैं ये, तो फिर टिक करने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल नया क्वेश्चन वहाँ देखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर गलती होने की भी संभावना रहती है। प्रैक्टिस का ये फ़ायदा वहाँ मिलेगा आपको। डिटेल की जो सीरीज़ है वो मेरी कोशिश है जल्दी साइकोलॉजी पेडागोजी जो DSSS की है, CTET की है, वो कंप्लीट कंटिन्यू कराऊँ मैं डिटेल में, ताकि फिर ये जो कंटेंट है वो फिर लंबे समय तक आपके काम आए। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, दूसरे लोगों तक भी शेयर करते रहिए। कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी रही हो कि जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है या टिक और किसी आंसर पर कर दिया हो, तो कई बार बोलते हैं तो टिक दूसरी जगह भी कर देते हैं, ऐसा भी देखा मैंने। तो छोटी मोटी अगर यदि कोई त्रुटि रह भी जाती है उसके लिए ज़रूर क्षमा प्रार्थी रहूँगा मैं। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।